हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज फिर मैं आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैंने विभिन्न इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लिया है। कुल 4 सब्जेक्ट हमने यहां कवर किए हैं। मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, चारों सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने लिए हैं, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बैंक, स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई एक सब्जेक्ट तैयार करने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन लेने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जो कि संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, किसके कारण आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। आपने इस तरह से देखा होगा, आकाश में इंद्रधनुष बनता है, नीला दिखाई देता है, तो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, ऑप्शन डी विक्षेपण। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन क्या होता है? जैसे सूर्य होता है, सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं पृथ्वी पर, तो जैसे अगर डायरेक्ट आएँ, ठीक है, तब तो मतलब आकाश नीला नहीं दिखाई देगा। लेकिन बीच में अगर सॉलिड पार्टिकल हैं या ठोस पार्टिकल हैं, उनसे प्रकाश की किरणें टकरा जाती हैं, तो टकराने के बाद प्रकाश प्रकीर्ण हो जाता है। जैसे आप चित्र में देख सकते हो, इधर ये प्रकाश की किरण है, इधर ये कांच का सॉलिड टुकड़ा है, इससे टकराने के बाद प्रकाश क्या है? प्रकीर्णन हो गया है, और कई रंगों में आपको इस तरह से दिखाई देता है। इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। समझ गए होंगे आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन सी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सेकंड, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? यानी भोजन का जो डाइजेशन है वो मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए मुख, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुख यानी माउथ। माउथ से भोजन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। माउथ में क्या, जो भोजन में जो स्टार्च होती है, ठीक है, तो स्टार्च क्या है, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाती है। तो किसकी सहायता से टूटती है? एंजाइम। लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं, तो एंजाइम क्या करते हैं, स्टार्च को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देती है, और बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना ही पाचन कहलाता है। ठीक है, तो जो भोजन का पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख के द्वारा स्टार्ट होता है। ऑप्शन ए, सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है तीसरा, घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? घेंगा को इंग्लिश में ग्वाइटर बोलते हैं। किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग में क्या होता है, जो गले में अपनी जो ग्रंथियां होती हैं, तो ग्रंथियां सूज जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं, जिससे गले में इस तरह से गठान पड़ जाती है। इसी को घेंगा या ग्वाइटर रोग बोलते हैं। कौन सा? ग्वाइटर। तो क्यों होता है? नमक में आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, ऑप्शन सी होगा आयोडीन। सिंपल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है चौथा, मनुष्य शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मनुष्य शरीर का जो रक्त बैंक है, रक्त बैंक से मतलब है जहाँ रक्त बनता है, रक्त बनता है, आरबीसी बनती हैं, उसको हम बोलते हैं रक्त बैंक या ब्लड बैंक। ऑप्शन ए प्लीहा, प्लीहा को स्प्लीन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ऑप्शन बी यकृत यानी लिवर, ऑप्शन सी हृदय यानी हार्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्लीहा यानी स्प्लीन। आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है, ये रेड कलर का आपको जो दिख रहा है सेम के बीच के आकार का, स्टमक यानी पेट से लगा हुआ, इसको बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं? स्प्लीन। ठीक है, तो स्प्लीन को ब्लड बैंक या रक्त बैंक बोला जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, प्लीहा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है पांचवा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? यानी मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी तंत्र का तंत्र मतलब तंत्र का कोशिका, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी तंत्र का कोशिका, नर्वस सेल। चित्र भी आपको दिख रहा है, किसका चित्र है? ये नर्वस सेल। ठीक है, क्या है? नर्वस सेल, तंत्र का कोशिका। याद रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्र का कोशिका। नेक्स्ट अगला प्रश्न है छठवा, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? मतलब लाइफ की जो मूलभूत इकाई है, यूनिट है, वो क्या है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी कोशिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोशिका यानी सेल। ठीक है, इसको मूलभूत इकाई क्यों बोलते हैं? जैसे हम मकान बनाते हैं, ठीक है, तो मकान किन से बनता है? ईंटों से। कई सारी ईंटों से मिलके मकान बनता है। तो अगर मैं बात करूं कि इकाई मतलब एक चीज़, तो ईंट,
ठीक है, ईंटों से ही तो बनता है, तो एक ईंट उसकी मूलभूत इकाई मानी जाएगी। तो अपना शरीर किससे मिलके बनता है? जीवन, बॉडी, जीवन किससे मिलके बनता है? कोशिकाओं से। कई सारी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाती हैं और टिश्यू से क्या शरीर बनता है, यानी जीवन बनता है। तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है तो एक कोशिका मानी जाएगी। ठीक है, जैसे मकान की मूलभूत इकाई एक ईंट, कई सारे ईंटों से मकान बनता है, इसी तरह से जीवन की मूलभूत इकाई क्या मानी जाएगी? एक सेल यानी एक कोशिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोशिका। सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 7वां, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए अश्व घोष, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी बाण भट्ट, ऑप्शन डी पाणिनि। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाणिनि। ठीक है, इधर यहाँ चित्र बना हुआ है, किसका चित्र है? ये पाणिनि ऋषि का, जिन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी। यहाँ पे पुस्तक भी है। ठीक है, और इसमें क्या लिखा था? इसमें संस्कृत के महत्वपूर्ण सूत्र दिए हुए हैं, संस्कृत की व्याकरण इसमें दी हुई है। ठीक है, तो याद रखना अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी, पाणिनि। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 8वां, अमृत क्रांति का संबंध है। ठीक है, ऑप्शन ए झींगा उत्पादन, ऑप्शन बी नदी जोड़ो परियोजना, ऑप्शन सी रजत क्रांति, ऑप्शन डी लाल क्रांति। ठीक है, तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, अमृत का मतलब होता है जल, जल क्रांति या अमृत क्रांति। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नदी जोड़ो परियोजना। नदियों को जोड़ने की जो परियोजना चलाई गई थी उसको नाम दिया था अमृत क्रांति। ठीक है, सिंपल है, आप याद रखोगे। नेक्स्ट देखते हैं 9वां प्रश्न। अगला क्वेश्चन है 9वां, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? यानी जो बाणभट्ट थे वो कौन से सम्राट के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। ठीक है, इधर आपको फिगर में दिख रहा है, इधर कौन है? ये बाणभट्ट कवि हैं, इधर जो हर्षवर्धन सम्राट हैं उनका चित्र है। ठीक है, तो याद रखना बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन, ऑप्शन बी। सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 10वां, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? जो गायत्री मंत्र है आपने पढ़ा होगा, वो किस वेद से लिया गया है? ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है? जो ऋग्वेद पुस्तक है उसमें कौन सी देवता का उल्लेख सबसे अधिक है? ऑप्शन ए रुद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी वरुण। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंद्र। ठीक है, इधर हाथी पे बैठे हुए हैं, कौन है? इंद्र देवता। ठीक है, तो इंद्र देवता का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे अधिक किया गया है। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 12वां, सर्वाधिक या सर्वप्रथम, इसकी जगह आप सर्वप्रथम कर लीजिए। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? ठीक है, ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी वर्धन, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी गुप्त काल। ठीक है, तो सोने के सिक्के जो थे वो ऑप्शन डी गुप्त काल में चलाए गए थे। सम्राट थे बौद्ध सम्राट कनिष्क। ठीक है, कौन था? बौद्ध सम्राट कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चलाए थे। कौन सा काल था? वो गुप्त काल था। याद रखना, सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए थे, कनिष्क के शासनकाल में। सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 13वां, भूदान आंदोलन का संबंध किससे है? यानी जो भूदान आंदोलन था उसका संबंध किससे है, किसने चलाया था? तो भूदान आंदोलन था, जो बड़े जमींदार होते थे वो गरीबों की ज़मीन थी उसको हड़प लिया करते थे, उनको जो काम का सही मुआवजा नहीं देते थे, तो उनके खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ भूदान आंदोलन हुआ था। किसने चलाया था? ऑप्शन ए आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन डी विलियम डेरोजियो। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे फिगर में भी हैं, इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था जो जमींदार थे उनके खिलाफ। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 14वां, भारत का राष्ट्रीय फल है यानी नेशनल फ्रूट है भारत का? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी संतरा, ऑप्शन डी सेब। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आम। आम क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल है। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। याद रखना, मैग्नीफेरा इंडिका इसका बॉटनिकल नेम है, जो कि राष्ट्रीय फल है। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 15वां, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? जो तुगलक वंश था उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी नसरत शाह तुगलक। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी।
ठीक है, याद कर लोगे आप, सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 16वां, जो कि रीजनिंग से लिया गया है। इसको सॉल्व करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, उसी प्रकार चौथी संख्या का संबंध तीसरी संख्या से बताइए। ठीक है, जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है, तो तीसरी संख्या का चौथी संख्या से संबंध बताना है। तो यहाँ दिया है 9:9 समानुपात 5 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो 9 के बाद ये 9 कैसे आया, तो जैसे इधर 9 है तो 9 का मैं वर्ग कर दूं तो कितना होगा 81। ठीक है, 9 का मैंने वर्ग कर दिया पहली संख्या का 81। दोनों अंकों को मैं जोड़ दूं 8 + 1 कितना होगा 9। ऐसे 9 आया है, मतलब पहली संख्या का वर्ग कर दिया 81, दोनों अंकों को जोड़ दिया तो 9 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का वर्ग कर देंगे, दोनों अंकों को जोड़ देंगे और संख्या आ जाएगी। जैसे 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 25, दोनों अंकों को जोड़ दोगे 2 + 5 तो कितना आएगा 7। ठीक है, तो राइट आंसर अपना क्या होगा 7। ऑप्शन 7 आपको दिख रहा है कहीं पे, ऑप्शन सी 7। ठीक है, राइट आंसर होगा। कुछ नहीं किया, संख्या का वर्ग कर दिया 25, दोनों अंकों को जोड़ दिया 7, 7 राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 17वां प्रश्न। अगला प्रश्न है 17वां, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, इधर आपको संख्या श्रृंखला दी हुई है, इधर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अल्टरनेट संख्याओं को देखेंगे। जैसे इन संख्याओं को अल्टरनेट देखना है, तो इधर 15 है, इधर 18, तो +3 इधर हुआ है। ठीक है, 18 के बाद आया है 21, तो +3, तो 21 के बाद +3 करेंगे तो क्या आएगा 24। ठीक है, अब 75 वाली रो को देख लेते हैं, 75 इधर 78, तो +3, 78 के बाद 81 +3। ठीक है, आगे वाली संख्या अगर हमसे पूछता 24 से आगे क्या आएगा, तो 81 में 3 जोड़ देंगे तो 84। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है यहाँ कौन सी संख्या आएगी, तो 24 कैसे आया, संख्याओं को अल्टरनेट करके +3 इनने किया है। तो 24 आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी 24, 24 राइट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 18वां, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा, वह मेरी माँ के पिता का पुत्र है। तो पुरुष का प्रदीप से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, रीजनिंग का जो ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध जो चैप्टर है उससे लिया गया है। इस तरह के सवालों में कुछ नहीं होता, हमें अपने आप को उस जगह पर रखकर और संबंधों को मिलाना होता है। जैसे एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, मान लो यहाँ पर ये कोई मेल है, पुरुष है, कौन है ये पुरुष। ठीक है, पुरुष की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा कि ये कौन है, मेरी माँ, प्रदीप की माँ, ये हो गई प्रदीप की माँ। ठीक है, तो माँ के पिता, ये हो गया पिता, ये माँ का पिता, और पिता का पुत्र, मतलब ये पिता का पुत्र है ये वाला। ठीक है, तो ये पुरुष प्रदीप का मतलब कौन लगा, तो प्रदीप की माँ, माँ के पिता, तो ये नाना हो गए, नाना का ये पुत्र है, कौन हो गया, तो ये मामा। समझ आया, प्रदीप की माँ, माँ के पिता उसके नाना हुए जी, नाना का पुत्र है साहब ये। ठीक है, एक पुरुष की तरफ जो इशारा कर रहा है, तो ये पुरुष कौन हुआ, मतलब माँ के पिता नाना का पुत्र, तो ये मामा हुआ। ठीक है, तो पुरुष का प्रदीप से किस प्रकार संबंध है, पुरुष प्रदीप का कौन हुआ, मामा, ऑप्शन सी मामा। सिंपल है, कुछ नहीं होता, खुद अपने आप को उस जगह रखना होता है और जैसा वो कहे वैसे हमें करते जाना है। सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 19वां, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, 4 विकल्प दिए हुए हैं, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा उसको हमें चुनना है। तो यहाँ पर मार्च है, अनुपात मई, समानुपात जनवरी के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो हम महीने की बात करें तो मार्च के बाद अप्रैल, फिर मई आ गया। ठीक है, एक महीना छोड़ के, तो इधर जनवरी के बाद फरवरी छोड़ेंगे तो मार्च आएगा। अगर इस वाली की ट्रिक को लगाएं तो मार्च किसी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये वाला तरीका नहीं लगेगा, कोई और तरीका देखते हैं। जैसे सभी महीनों को आपको लिख लेना है, जनवरी, या आपको याद होनी चाहिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो जनवरी 31 की होती है, फरवरी होती है नॉर्मली 28 की, मार्च 31, अगस्त 30। ठीक है,
मई कितने की, 31 की, जून 30, ठीक है, जुलाई 31, अगस्त 31, जुलाई अगस्त दोनों लाइन से 31 की होती हैं। सितंबर होता है 30, अक्टूबर फिर 31, ठीक है, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो यहाँ आप देखिए मार्च, तो मार्च 31 का होता है, 31, ठीक है। मई, तो मई भी यहाँ पर 31 की है। देखो मार्च यहाँ पे 31 दिन का होता है, मई भी 31 दिन की, ठीक है। जनवरी, जनवरी 31 दिन की होता है, ठीक है। तो अगला महीना आपको लेना है, चारों ऑप्शन में से वो 31 दिन का लेना है। जैसे अप्रैल होता है 30 का, दिसंबर 31 का, ठीक है, 31। जून होता है 30, जून कहाँ है, जून इधर 30 का। नवंबर, नवंबर भी 30 का होता है, ठीक है। तो इधर देखिए आप, अप्रैल 30 का है, जून भी 30 का है, नवंबर भी 30 का है, केवल दिसंबर 31 का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मार्च 31 दिन का है, तो मार्च के बाद में जो महीना मई है वो भी 31 का है। तो जनवरी 31 का है, तो जनवरी के बाद हम महीना लेंगे, तो चारों ऑप्शन में केवल दिसंबर है वो 31 का है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, दिसंबर, ठीक है। समझ गए होंगे आप, अपनी रफ कॉपी पर करके देखना, सिंपल है। केवल महीना लिया है, जितने दिन का मार्च है उतने दिन का ही मई लिया है। जनवरी 31 का, तो 31 का ही हम लेंगे चारों ऑप्शन में से, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 20वां, श्याम का मुख, इधर होना चाहिए मुख, ठीक है, पश्चिम की ओर सम्मुख है, मतलब पश्चिम दिशा की ओर है। वह पहले दाईं और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बताइए अब वह किस दिशा में है, ठीक है। डायरेक्शन चैप्टर से लिया है, रीजनिंग का दिशा परीक्षण। तो हमें सवाल को करने से पहले पता होना चाहिए कौन सी दिशा किधर होती है, ठीक है। तो कॉपी पे दिशा ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे होता है दक्षिण, ठीक है, इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम, ठीक है। तो सवाल पढ़िए, श्याम का मुख किधर है, पश्चिम, पश्चिम किधर, इधर, तो इधर की तरफ है श्याम का मुख, ठीक है। मतलब आप यहाँ पर खड़े हो इधर की तरफ मुख करके, ठीक है। तो पहले दाएं, तो अपना दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, तो पहले हम इधर मुड़े, ठीक है, उसके बाद फिर बाएं मुड़े। अब जैसे आप इधर खड़े हो तो आपका दायां इधर है तो इधर मुड़ गए, उसके बाद आपको बाएं मुड़ना है तो इधर मुड़ गए, ठीक है। तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो इधर जा रहा है, मतलब पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, पश्चिम दिशा। सिंपल है, सवाल में कहता है तो आप खुद उस जगह खड़े हो जाइए, विजुलाइज करिए, अनुभव करिए, जैसा वो कहे वैसे खुद को मुड़ जाना है। और दायां बायां आपको आता होगा, जो राइट हैंड होता है उसको दायां बोलते हैं, लेफ्ट को बोलते हैं बायां। दिशा आपको आनी चाहिए, दिशा का फिगर आप बना लो, ठीक है। ऊपरी तरफ उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, ठीक है, दाएं तरफ पूरब होता है, बाईं तरफ पश्चिम। सिंपल है, कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथ का 21। अगला प्रश्न है 21वां, जो कि मैथ से लिया हुआ है। किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है, ठीक है। किसी भिन्न का अंश और हर, तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, सबको पता है, ठीक है। तो इस सवाल को हम ऑप्शन से करेंगे, जल्दी हो जाएगा, सिंपल है। वो बोल रहा है कि ऊपर मतलब अंश में 2 जोड़ना है, ठीक है, और हर में भी 2 जोड़ना है और 3/5 प्राप्त होना चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें 2 जोड़ना है अंश में, हर में भी 2 जोड़ना है, तो कितना हुआ 3, 2 और 1 3 और ये 4, 3/4 प्राप्त हुआ, जबकि कितना होना चाहिए 3/5, तो ए ऑप्शन गलत। बी देखते हैं, अंश में कितना जोड़ना है 2, हर में कितना जोड़ना है 2, कितना 2 और 1 3, 3 2 5, कितना प्राप्त हुआ 3/5। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। बी ऑप्शन की जो भिन्न है उसमें अंश में 2 जोड़ा, हर में 2 जोड़ा, तो 3/5 प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी कितना प्राप्त हो रहा है 3/5। लेकिन तीसरा चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, इसमें भी आप 2 जोड़िए, इसमें भी 2 जोड़ना है, तो 3 2 5, 2 2 4, कितना प्राप्त हो रहा है 4/5, होना चाहिए 3/5, तो ये भी गलत है तीसरा। चौथा देखते हैं, कितना जोड़ना है 2, नीचे भी 2 जोड़िए, कितना होगा 4, इधर 9, कितना प्राप्त हो रहा है 4/9, लेकिन 3/5 होना चाहिए, तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। सिंपल है, आप ऑप्शन से कर सकते हो इस तरह के सवालों को, वैसे करोगे काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 22वां, जो कि एवरेज चैप्टर से लिया है। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है। दादा दादी हैं, उनकी औसत आयु 67,
औसत आयु का मतलब है दादा की भी 67 होगी और दादी की भी 67 होगी। ठीक है। माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है। माता पिता हैं, उनकी औसत आयु 36 वर्ष है, मतलब माता की भी 36, पिता की भी 36। ठीक है। तथा 3 पौत्र पौत्रियों की, 3 उसके पौत्र और पौत्रियां हैं, उनकी औसत आयु 6 वर्ष है। संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी होगी। ठीक है। तो सबसे पहले इन सवालों में हमें कुल आयु पता करना पड़ेगा कि कुल आयु कितनी है। तो दादा की 67, दादी की भी 67। ठीक है। तो 67 इंटू 2 कर देंगे तो दादा दादी की कुल आयु निकल के आ जाएगी। 2 सत्ते 14, दादा डी कर देता हूँ, दादा दादी, तो 2 सत्ते 14, 4 2 6 12 13। दादा दादी की कुल आयु कितनी आ गई, 134। ठीक है। माता पिता की कितनी है, 36। तो एम से माता, पी से पिता, कितनी 36। तो इंटू 2 कर दूंगा तो इनकी भी कुल आ जाएगी कितनी, 2 6 12 की 2 2 3 6 और 1 7, कितनी निकल के आई, 72। ठीक है। अब पौत्र पुत्रियां देखना है। ठीक है। पौत्र कितनी आएगी, 6 वर्ष से 3 पौत्र पुत्रियां हैं, तो 3 इंटू 6 कर दूंगा तो 18 इनकी आ गई, 18। ठीक है। तो कुल कितनी होगी, दादा दादी की कुल 134, माता पिता की 72, पौत्र पुत्रियों की 18, तीनों को जोड़ दोगे आप तो 4 और 2 6 और 8 होते हैं 14, यहाँ से ले 1, 7 8 9 10 11 1 12, 2 हासिल की 1, तो 1 और 1 2, कुल आयु हो गई 224। ठीक है। अब संपूर्ण परिवार का औसत कैसे निकालेंगे, कुल आयु में हम अब कितने लोग हो गए टोटल, दादा दादी 2 जे हो गए, माता पिता 2 जे हो गए 4, 3 उसके पुत्र पुत्रियां हैं तो 4 और 3 7, 7 का इसमें भाग दे देंगे, आयु निकल के आ जाएगी। जैसे इधर देखते हैं 24 भागे 7, 7 21, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, कितना आ गया 32। तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी आएगी, 32। 32 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी 32 वर्ष। सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं 23वां। अगला सवाल है 23वां, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, तो तीसरी संख्या क्या है। 4 क्रमागत सम संख्याएं लेना है। क्रम से मतलब होता है एक लाइन से, एक क्रम से। सम संख्याएं होती हैं जैसे 2 4 6 8। ठीक है। विषम होती हैं 3 5 7। सम संख्याओं का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए या 2 से कट जाए। विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से ना कटे। ठीक है। तो 4 क्रमागत सम संख्याएं लेना है तो पहली संख्या माना x है, तो दूसरी संख्या होगी x+2, तीसरी होगी x+4, चौथी होगी x+6। औसत कितना है, 51। 4 का इंटू कर दूं तो कुल हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, इनको जोड़ देना है। ठीक है। पहली संख्या x है, दूसरी x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6। ठीक है। सबको जोड़ोगे तो 1 2 3 4 x हो जाएंगे, प्लस 6 और 4 10 और 2 12, बराबर 51 में 4 का इंटू करेंगे तो 4, 5 में करेंगे तो 20। ठीक है। 204। सिंपल है। अब 4x यहीं रहेगा, 12 इसमें से आप घटा दोगे तो 4x बराबर हो जाएगा 12 है, बराबर के उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गए तो 2, 10 में से 1 गया 9, 192। 4x बराबर कितना हो गया, 192। 4x बराबर 192। ठीक है। x का मान निकालना है तो x बराबर कितना होगा, 192 बटे में आ जाएगा 4, 4 से काट लोगे, 4 चौक 16, 3 बचेगा, 4 8 32, तो x बराबर आ जाएगा 48। ठीक है। तो पहली संख्या हमने क्या मानी थी, x यानी 48। दूसरी संख्या क्या मानी थी, x+2, तो 48 x की जगह रख देंगे, 2 जोड़ देंगे तो 50, दूसरी संख्या आ गई 50। तीसरी संख्या क्या मानी थी, x+4, तो x का मान कितना आया 48, 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 52। ठीक है। चौथी संख्या x का मान 48, 6 जोड़ देंगे, 48 से 6 होते हैं 54। पहली संख्या 48, दूसरी 50, तीसरी 52, चौथी 54। क्रम से हो गई, सम संख्या हो गई। पहली सम संख्या 48, 50, 52, 54। हमसे क्या पूछा था, तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या क्या है 52।
52 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए 52 राइट होगा। तीसरी सम संख्या है 52। ठीक है, सिंपल है, आप इसको करके देखना रफ कॉपी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24वां। अगला प्रश्न है 24वां। मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा। 20% की छूट पर एक बैग खरीदा। उसने उसे खरीद कर मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया। मतलब 20% की छूट पर उसने एक बैग खरीदा और 40% लाभ पर उसने बेच दिया। अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो कोई बैग उसने खरीदा, मोहन ने 20% की छूट पर खरीदा। ठीक है, माना उसका जो अंकित मूल्य था वो 100 रुपये था। कितना था? अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपये। मान लो कोई चीज़ 100 की है, 20% की छूट पर खरीदी, तो मोहन ने कितनी खरीदी? 80 पे। ठीक है, कितनी खरीदी? 80 रुपये की खरीदी। मोहन ने खरीदी 80 रुपये की। उस पर अंकित मूल्य कितना था? मतलब MRP 100 की थी, 20% लॉस मतलब लेस कर दिया दुकानदार ने, 80 रुपये का मोहन को दे दिया। मोहन ने कितनी खरीदी? 80 रुपये की। ठीक है, अब मोहन क्या करता है? 80 रुपये की चीज़ को 40% लाभ पे बेच देता है। मतलब 80 की को बेचेगा तो 40% लाभ मतलब एक्स्ट्रा करके बेचेगा। तो कोई मतलब 80 रुपये की चीज़ है, 40% लाभ कमाना है, तो 140 की बेचूंगा, मतलब 140% की। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। हर चीज़ अपने आप में 100 होती है। 40% लाभ कमाना है तो 140% हटाया नीचे 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, 14 चौक कितने होते हैं? 112। ठीक है, तो उसने कितने रुपए कमा लिए? 80 रुपये की खरीदी थी, 112 की बेच दी, मतलब 32 रुपये कमा लिए। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा है? अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत। अंकित मूल्य से कितना लाभ कमाया? तो अंकित मूल्य 100 रुपये है, लाभ कितना कमाया? बेचा कितना? 112 का, मतलब 12 रुपये लाभ उसने कमाई। अंकित मूल्य 100 का है तो 12 रुपये ही तो कमाए। अंकित मूल्य से लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। परसेंट कैसे निकालते हैं? जितना लाभ कमाया उतना ऊपर रखेंगे, अंकित मूल्य 100 नीचे रखेंगे और 100 का इंटू कर देंगे। ठीक है, 10-12 की परसेंट निकालते हैं, 100 से 100 को काट देंगे। आंसर कितना आया? 12%। कितना? 12%। किसी ऑप्शन में 12% दिख रहा है? ऑप्शन डी होगा 12%। अंकित मूल्य से कितना लाभ प्रतिशत कमाया? 12%। समझ में आ गया? आप इसको करके देखना, सिंपल सा है। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न देखते हैं 25वां। अगला प्रश्न है 25वां। यदि ए अक्षर जोड़ के लिए, बी अक्षर घटाना, सी अक्षर भाग के लिए एवं डी अक्षर गुणा के लिए हो, तब 7D3 B6A5 कोष्टक में 20C20 क्या होगा? इसको हल करना है। ठीक है, तो 7D3, तो डी के लिए इन्होंने क्या लिया है? गुणा। तो 7 इंटू डी के लिए गुणा, गुणा इंटू जो कोष्टक बंद। ठीक है, फिर आ गया बी, तो बी अक्षर किसके लिए? घटाने के लिए, तो -6। ए अक्षर किसके लिए? जोड़ के लिए, तो +5। ठीक है, फिर कोष्टक में 20 क्या है? सी के लिए क्या लिया इनने? भाग 20। ठीक है, अब 7 का सबसे पहले क्या करते हैं? कोष्टक की संख्या सॉल्व करते हैं। तो 7 का 3 में इंटू करेंगे तो 21 आ जाएगा, -6 + 5। 20 का 20 हम भाग देंगे तो 20 एकम 20। ठीक है, 1 का 5 में इंटू करेंगे तो 5 एकम 5, इतना आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? 20 से 20 को भाग दिया तो एक बार गया। इधर कोष्टक खोलेंगे तो 5 का 1 में इंटू करेंगे तो 5 एकम 5 ये आ गया। ठीक है, मतलब इंटू इधर 1 बचा। चलो एक स्टेप बढ़ा लो, कोष्टक हमने खोला, 20 से 20 को ये कर दिया तो 1 आ गया। अब क्या करेंगे? इंटू सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास का नियम लगता है, सबसे पहले ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद भाग, ठीक है, फिर इंटू। 1 का 5 में इंटू करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो 6 और 5 कितने होंगे? 11, 21। तो 21 माइनस कितना? 11। 21 में से 11 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 10। किसी ऑप्शन में 10 दिख रहा है? ऑप्शन ए। कितना? 10। सिंपल है, कुछ नहीं है, सरल सवाल है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, चैनल और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर किया करो। थैंक यू।